हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू सिविल सर्विसेज का अड्डा। आज से हम लोग बीपीएससी मेंस का नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सेशन आज से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग फर्स्टली बीपीएससी मेंस जीएस 1 पेपर जो होता है उसमें जो हिस्ट्री सेक्शन है और हिस्ट्री सेक्शन से जो रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो ऐसा टॉपिक है जो हर ईयर प्रत्येक साल, ठीक है, एवरी ईयर इससे एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी गेस्ट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट, देयर काउजेज, देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है, देयर इफेक्ट ऑन बिहार, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक के आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आंसर जो हम लोग लिखते हैं तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ठीक है, फिलहाल जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स काउजेज। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर होगा। ठीक है, और इसे देख के आप अपने कुछ नोट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड देयर काउजेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन 1857 से कैसा भी आए मेंस में, आपको 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ही है। ठीक है, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। भले ही 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट का सिग्निफिकेंस पूछे या फिर इफेक्ट ऑन बिहार पूछे। ठीक है, तो हम लोग आंसर स्टार्ट करने के पहले जिस टॉपिक पर पूछा गया है उस टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि काउजेज ऑफ 1857 क्या है उसे हम लोग एक बाय एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे और काफ़ी अच्छे से देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड देयर काउजेज। ठीक है, तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, तो जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में उसी का जो कैरेक्टर था, जो पॉलिसीज था, उसी के कारण 1857 रिवॉल्ट हुआ था, उसी का इफेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ओवर द ईयर्स हैड एडवर्सली अफेक्टेड टू ईच एंड एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जो लगातार ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन वाला पॉलिसी यूज कर रहा था, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिससे बहुत लोग जो स्टेट के प्रिंस लोग थे गुस्सा गए थे। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी जो इंडियन इंडस्ट्री था उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया और ब्रिटिश गुड्स को क्या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लाया गया। ठीक है, उसके अलावा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। ठीक है, तो विभिन्न तरह के जो प्रशासन में विभिन्न तरह के जो प्रयोग किए गए जो काफ़ी भारतीय लोगों को नासवार गुजरा। ठीक है, तो ये लगातार साल भर साल होता रहा, तो ये काफ़ी अफेक्ट किया इंडियंस को और एवरी क्लास, ईच एंड एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट किया। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस द पीरियड बिटवीन 1757 एंड 1857। ठीक है, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही ब्रिटिश का इंडिया में एक अच्छा पोजीशन बन पाया था। ठीक है, क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था जिसे क्लाइव ने जीता था, उसके बाद ही ब्रिटिश का भारत में एक प्रभुत्व हुआ। ठीक है, ब्रिटिश अपना एक साम्राज्य स्थापित कर पाया। ठीक है, तो ड्यू टू दिस द पीरियड बिटवीन 1757 एंड 1857 saw a series of popular outbursts in the form of travel movements, religio-political violence, agrarian right and peasant uprisings. ठीक है, आफ्टर ऑल द सिमरिंग डिस्कंटेंट मतलब अंदर ही अंदर उबलना, जो असंतोष था, जो अंदर ही अंदर उबाल ले रहा था। ठीक है, तो आफ्टर ऑल द सिमरिंग डिस्कंटेंट केम आउट या बर्स्ट in the form of violent storm
इन 1857 नेम्ड एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भैया 1857 क्या था, उसका कारण क्या था। तो एक ब्रीफ में आप छोटा सा दे दिए हो। ठीक है, आप कारण को यहाँ बता दिए हो काफ़ी अच्छे से कि भैया ये कारण है। ठीक है, क्या क्या कारण है, तो ये ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन है। तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, इसका कारण था। ठीक है, और इसके अलावा जो 1757 से 1857 के बीच में बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे वायलेंस हुए, और एक समय आया, एक पीक पॉइंट आया जब ये अंदर ही अंदर जो असंतोष उबल रहा था लोगों के बीच में, वो एकाएक बाहर निकल गया एक वायलेंट स्टॉर्म के रूप में 1857 में, जिसे हम लोग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ वर्ड का प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा। फॉर द फ्रेशर्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, एंड फॉर द जो एक्सपीरियंस है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मटेरियल से मतलब है। चलिए, कोई बात नहीं, फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस, आंसर राइटिंग अच्छे से होना चाहिए। मैंने जिस तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, आप लोग उससे कुछ देख के कुछ सीख सकते हो कि हाँ भैया आंसर इसी टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, अब 1857 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग काउस की बात करेंगे, काउजेज की बात करेंगे। ठीक है, तो द काउजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो रिलीजियस etc डेटा डिस्कस्ड है। ठीक है, तो जो भी काउजेज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, उसका इकोनॉमिक कारण भी था, पॉलिटिकल कारण भी था, और सोशियो रिलीजियस कारण भी था, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट कारण था जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इकोनॉमिक काउजेज। ठीक है, तो इकोनॉमिक काउजेज में देखिए, द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, द न्यू एंड हाईली अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स सप्रेस देम। तो जो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है, जो किसानों पर लाद दिया गया था, तो वो इतना ज़्यादा था वो, ठीक है, कि वो उनको दबा दिया, पीजेंट्स का दमन कर दिया, किसानों का दमन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, इम्पोवराइज्ड बाय हैवी टैक्सेशन। अब देखिए, रेवेन्यू ज़्यादा देना है, ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टैक्स पे करने के कारण जब वो गरीब हो गए किसान लोग, द पीजेंट्स रिसॉर्टेड टू लोन्स। पीजेंट्स लोन लेने के लिए मजबूर हो गए, किससे, मनी लेंडर से, फ्रॉम मनी लेंडर्स एट यूसीरियस रेट, यानी बेहिसाब रेट पर। ठीक है, एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट ड्यूज दे वेयर इवेक्टेड फ्रॉम लैंड्स। और जब ये पीजेंट्स जो मनी लेंडर से काफ़ी बेहिसाब रेट पर कर्ज ले चुके थे, और जब ये पे नहीं कर पाते थे, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट ड्यूज, इन्हें इनके ज़मीन से निकाल दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक रीजन्स है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, द ब्रिटिश एल्सो मींट माइजरी फॉर आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। जो ब्रिटिश थे वो आर्टिसन और हैंडीक्राफ्ट जो लोग थे उनके लिए भी ये कंगाली जैसा हालत बना दिए थे। ठीक है, द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय कंपनी कट ऑफ देयर मेजर सोर्स ऑफ पैट्रोनेज बाय द नेटिव रूलर्स एंड नोबल्स। अब देखिए, जो आर्टिसंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे, ठीक है, ये लोग मुख्यतः, खासकर आर्टिसंस लोग, राजा के दरबार में रहते थे, और इन्हें राजा लोग का संरक्षण प्राप्त था। राजा लोग के ही दया से ये लोग अपना गुजारा बसारा चलाते थे। ठीक है, तो जब कंपनी के द्वारा इंडियन स्टेट का कब्जा कर लिया गया, तो ये जो इनको जो पैट्रोनेज का जो सोर्स था इनका, रूलर्स और नोबल्स, तो वो उस टाइम सक्षम नहीं थे कि इनको वो सुविधाएं, वो संरक्षण मुहैया करा पाते। ठीक है, तो ये एक कारण था। आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट पीपल भी गरीब हो गए थे, उनका पैट्रोनेज, जो मेजर सोर्स ऑफ पैट्रोनेज था, वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके अलावा भी क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज्ड इंडियन गुड्स, हैंडीक्राफ्ट एंड प्रमोटेड ब्रिटिश गुड्स, importing them into India at low tariff rates by imposing high tariff duty on Indian made goods। तो जो ब्रिटिश लोग का जो पॉलिसी था, उन्होंने क्या किया कि इंडियन गुड्स को डिस्करेज किया। ठीक है, और
ब्रिटिश गुड को प्रमोट किया। जो ब्रिटिश के सामान वान थे, ब्रिटेन से जो सामान आते थे उनको प्रमोट किया। अब किस प्रकार प्रमोट किया? उनको इंडिया में इंपोर्ट किया वेरी लो टैरिफ रेट में, ठीक है, और इंडियन मेड गुड्स पर हाई टैरिफ ड्यूटी लगा दिया। तो भैया हाई टैरिफ ड्यूटी लगा दोगे इंडियन मेड गुड्स पर और ब्रिटिश गुड्स पर लो टैरिफ रेट लगाओगे तो सस्ता कौन होगा? ब्रिटिश होगा ना। तो इस प्रकार उन्होंने इंडियन गुड्स को डिस्करेज किया। नेक्स्ट क्या है? द ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी वाज फोर्स्ड टू डिसइंटीग्रेट बाय फॉरफिटेड देयर लैंड विथ फ्रीक्वेंट यूज ऑफ क्यू वारंटो बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो पुराना सिस्टम था, ओल्डर सिस्टम था जमींदारी का, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। उनके लैंड पर कब्जा करके किस प्रकार लगातार उन पर क्यू वारंटो, यानी क्यू वारंटो एक रीट होता है, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्यू वारंटो लगाकर बार बार उनका लैंड पर कब्जा करने की कोशिश की गई, ठीक है, और ख़त्म करने की कोशिश की गई इस ओल्डर सिस्टम को, जमींदारी के सिस्टम को। इसके अलावा ताल्लुकदार के साथ भी एक घटना हुआ था रिसेंटली कि अवध में क्या हुआ कि 21,000 ताल्लुकदार लॉस्ट देयर स्टेट सडनली एंड फाउंड देमसेल्फ विदाउट एनी सोर्स ऑफ मनी। तो ये जो हाई टैक्सेशन था और ये डिसइंटीग्रेट करने की जो कोशिश थी ब्रिटिश लोगों की, उसके कारण क्या हुआ? 21,000 ताल्लुकदार भी अपना जो ज़मीन जायदाद था वो लॉस्ट कर दिए थे। और इस प्रकार दिस रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ देयर स्टेटस इन विलेज। और भैया जब जमींदार और ताल्लुकदार लोग जब गरीब बन जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो उनका स्टेटस तो विलेज में गिर ही जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस, यहाँ पर डिस्पोज नहीं होगा, डिस्पोजेस्ड होगा, ठीक है। दिस डिस्पोजेस्ड जमींदार ताल्लुकदार सीज्ड द अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस्ड बाय सेपॉय रिवोल्ट टू अपोज द ब्रिटिश एंड ट्राई टू रीगेन व्हाट दे हैड लॉस्ट। तो इस प्रकार जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी की मार खाए हुए जो ये लोग जो जमींदार और ताल्लुकदार थे, इन्होंने क्या किया कि सेपॉय रिवोल्ट जो हुआ था उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने पकड़ा और उसमें ये खुद शामिल हो गए ताकि ये ब्रिटिश का अपोज कर सके और उस चीज़ों को प्राप्त कर सके जो ये लोग लॉस्ट कर चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक रीजन था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है। किस प्रकार आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट वगैरह को कंगाल हो गए, उनका पैट्रोनेज छीन लिया गया, किस प्रकार जमींदारी सिस्टम ताल्लुकदार वगैरह लोग को डिस्टर्ब किया गया और किस प्रकार पीजेंट्स पर हाईली टैक्सेशन इम्पोज करके उनको मजबूर किया गया कि वो लोन लेंगे यूसरियस रेट पर, और उनको भी उनके लैंड से बेदखल कर दिया गया जब वो अपने कर्ज को चुकाने में असक्षम थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल काउजेज में डिस्कस करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेडी पॉलिसी एंड डिसऑनेस्ट हैबिट बाय ब्रेकिंग द प्रोमिसेस एंड प्लेजेस रिजल्टेड इन कॉन्टेम्प्ट फॉर द कंपनी। अब देखिए जो ब्रिटिश कंपनी लोग होते थे ना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग जो होते थे वो लोग वादे तो बहुत कर लेते थे, प्रॉमिस कर लेते थे, बहुत सारे शपथ में साइन कर देते थे राजा लोग के साथ कि हाँ भैया ठीक है हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और पीछे से वही कर लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार रिजल्टेड इन कॉन्टेम्प्ट, यानी इस प्रकार कंपनी के प्रति निंदनीय भाव पैदा हो गया, ठीक है, अवमानना पैदा हो गया, ठीक है, लोगों में, ठीक है। इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसी था और चीटिंग डिसऑनेस्ट टाइप का जो आदत था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दे लॉस्ट देयर पॉलिटिकल प्रेस्टीज। कौन? कंपनी जो था वो अपना पॉलिटिकल प्रेस्टीज लॉस कर चुका था, ठीक है, थ्रू सच पॉलिसीज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये सब जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी निकाला था, सब्सिडियरी अलायंस जो वेलेजरी निकाला था, ठीक है, एंड इफेक्टिव कंट्रोल, ये सब जो पॉलिसी जो थी, ठीक है, ये सब पॉलिसी के कारण जो कंपनी थी वो अपना पॉलिटिकल प्रेस्टीज खो चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द राइट ऑफ सक्सेशन वाज डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस डेट काउज रिसेंटमेंट फॉर ब्रिटिश, ठीक है। तो यानी हिंदू प्रिंसेस को उनके राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा मना कर दिया गया, ठीक है, इसको बैन कर दिया गया, और इस कारण ये लोग ब्रिटिश के प्रति गुस्सा हो गए, क्रोध आ गया इनको, ठीक है, हिंदू प्रिंसेस लोग को। इसके अलावा
द मुगल्स वेयर हम्बल्ड when on Prince Fakhruddin death, Lord Canning announced that the next prince on his succession would have to renounce the regal title and ancestral Mughal palace. ठीक है, तो रिनाउंस मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना. ठीक है, तो मुगल्स को भी नीचा दिखाया गया. कब? जब प्रिंस फखरुद्दीन का डेथ हो गया तो लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस किया कि भैया अगला जो प्रिंस बनेगा ना वो अपना शाही टाइटल को त्याग देगा और एंसेस्ट्रल मुगल पैलेस को भी त्याग देगा. तो बताओ ऐसा ऐसा करेगा तो ऐसा कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा राजा लोग को. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ब्रिटिश डिसेप्शन पॉलिसी. ठीक है, एंड देयर इंटरफेरेंस इन रिलीजियस ट्रेडिशनल कस्टम्स काउज रिसेंटमेंट एंड रिजल्टेड इन रिबेलियंस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? सोशो रिलीजियस काउजेस. सोशो रिलीजियस काउजेस में क्या क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विथ इंडियन सिविलियन सेपॉय प्रोड्यूसेस इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग देम. इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना. तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ इंडियन लोगों के साथ और इंडियन सैनिक के साथ, तो ये हीन भावना पैदा किया उन लोगों में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द अटेम्प्ट टुवार्ड्स सोशल रिलीजियस रिफॉर्म सच एज सती एबोलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, वोमेन एजुकेशन वेर सीन बाय द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एज इंटरफेरेंस इन देयर सोशल रिलीजियस डोमेन बाय आउटसाइडर. उसके अलावा जो उन्होंने लगातार एक्ट निकाल दिया कि भैया सती को बंद करो, विडो रीमैरिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वोमेन को पढ़ाओ, शिक्षा दो. तो ये सब जो होने लगा, रिफॉर्म होने लगा सोशल रिलीजियस टाइप का, तो बहुत सारे मतलब जो भारतीय लोग थे उनके बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भैया ये तो मेरा सामाजिक धार्मिक जो प्रथा है, रीति रिवाज है, उसमें दखल दे रहा है. ठीक है, और ये जो डर था, दिस फियर्स वेयर कंपाउंडेड, बहुत बढ़ गया जब गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि भैया मॉस्क्यू और टेम्पल का जो लैंड है उसमें भी टैक्स लगा देंगे. इसके अलावा बाय मूविंग लॉ सच एज रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856. ठीक है, एंड इस प्रकार ये सब जो चीज़ हुआ ये सब को देखते हुए जो इंडियन पीपुल थे, दे फोर्स्ड देम, these events, these steps taken by the British forced them to mutiny, यानी उनको बगावत करने पर मजबूर कर दिया गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज. एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज क्या था? कि रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए मेजर काउज ऑफ डिसकंटेंट. ठीक है, तो जो लगातार भयानक रूप से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो भी एक मुख्यतः बहुत बड़ा कारण था रिवोल्ट का. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स. ठीक है, तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉन्साइडेड विथ द फर्स्ट अफगान वार 1838-42, पंजाब वार 1845-1849, क्रीमियन वार 1854-56, in which the British suffered serious losses and were seen not so strong and it was felt they can be defeated. तो ये भी एक रीज़न था कि जब 1857 होने वाला था उसके पहले ही बहुत सारे ऐसे वार हो चुके थे जिससे ब्रिटिश काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और ये देखा गया रिवेल्स के द्वारा, सेपॉय के द्वारा कि इनको हराया जा सकता है. ये भी एक कारण था. नेक्स्ट क्या है? डिसकंटेंट एमंग सेपॉय, यानी सैनिकों के बीच असंतोष. क्या कारण था? द कंडीशन ऑफ सर्विस इन कंपनी आर्मी रिस्ट्रिक्टेड इंडियन सेपॉय ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स and made the condition of duty at any place even to serve by crossing the sea. But according to Indian beliefs, crossing the sea means lost caste. तो ये जो कैनिंग के द्वारा जो एक्ट ला गया था कि भैया कंडीशन ऑफ सर्विस ये होगा कि कोई भी इंडियन सिपाही जो कास्ट और सेक्टेरियन मार्क्स, दाग वगैरह जो लगाता था शरीर पर, वो नहीं लगेगा. ठीक है, और ड्यूटी करने पर कहीं भी उनको भेज दिया जाएगा, भले ही उनको समुद्र के पार भी जाना पड़े. ठीक है, तो ये सब जो रीजन था, ये सब रीजन ब्रिटिश को इंडियन सिपाही को लगा कि ये बहुत ही ख़राब है और ये इनके सोशल और ट्रेडिशनल कस्टम्स पे इंटरफेयर की तरह काम कर रहा है. ठीक है, इनके इंडियन बिलीफ्स पर इनका इंडियन बिलीफ्स था कि भैया क्रॉसिंग द सी मीन्स लॉस्ट द कास्ट, यानी अगर आप समुद्र को क्रॉस करोगे तो आप अपना कास्ट खो दोगे. ये ऐसा उस टाइम का बिलीफ था. तो ये भी एक रीज़न था. नेक्स्ट क्या है? अनइक्वलिटी इन देयर इमोलूमेंट्स, अब्सेंस ऑफ भत्ता,
डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेज कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट वेयर द रीजन ऑफ देयर डिसकंटेंट। तो जो इंडियन सेपॉय थे उनको इमोलूमेंट्स भी कम दिया जाता था, उनको भत्ता भी नहीं मिलता था अगर वो पंजाब और सिंध के तरफ अगर ड्यूटी करते थे तो उनको प्रमोशन और प्रिविलेज भी जो मिलता था कम मिलता था, ठीक है, और ब्रिटिश को उनके कंपेयर में ज़्यादा मिलता था। तो ये सब रीज़न था उनके डिसकंटेंट का। तो फ्रेंड्स, दिस वर द रीजन्स फॉर द काउजेज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। ये जो मॉडल आंसर मैंने आपके सामने पेश किया है इसमें कंक्लूजन नहीं है, ये केवल 1857 का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देयर काउजेज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी में आंसर चाहिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक में आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय है, अच्छे से तैयारी कीजिए।